Hello everyone, today we are going to discuss the topic cloning vectors from the part 1 of biotechnology principle and processes. So let's begin the cloning vectors. As you guys know कि cloning मतलब क्या होता है? Cloning का मतलब होता है multiple copies बनाना. Clone मतलब होता है जो एकदम identical हो. और वेक्टर आप जानते हो वो व्हीकल जो किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने होस्ट तक पहुंचाने में हेल्प करे, तो वो बीच की व्हीकल है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं. और क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमारे वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. क्योंकि जिस भी डीएनए के सेगमेंट के पास या डीएनए के पास ओआरआई होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वो क्या कर सकता है, वही जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स. You know that the plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA. हम ये जानते हैं कि प्लाज्मिड जो कि एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एक बैक्टीरिया के अंदर, या फिर कोई वायरस अगर बैक्टीरिया पे अपना अटैक कर रहा है या फिर अपना डीएनए उसमें डाल रहा है, तो एक बैक्टीरियोफेज और एक प्लाज्मिड, इन दोनों के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट सके बैक्टीरिया सेल के अंदर, और बिना किसके कंट्रोल के, तो बैक्टीरिया के खुद का जो सिंगल क्रोमोसोम है उसके इंडिपेंडेंट होके वो रेप्लिकेट कर सकते हैं. आप जानते हो कि कोई भी बैक्टीरियोफेज जब किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो काफी झुंड में करता है, अकेला एक बैक्टीरियोफेज तो करता नहीं है. तो बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल. तो जब भी वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका जो है जीनोम का बहुत सारा कॉपीज आपको एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है. राइट, और सम प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल. आप जानते हो कि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पीस ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग पीस ऑफ डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया के पास खाली 1 या 2 ही प्लाज्मिड होता है, या कुछ बैक्टीरिया के पास 15 से 100 प्लाज्मिड होता है एक सेल में. राइट, सो द नंबर कैन गो इवन हायर. तो हम जानते हैं कि प्लाज्मिड का नंबर 15 से 100, 1 से 2 और ज्यादा भी हो सकता है. तो अगर अगर हमने इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, अगर मेरा कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम एलियन पीस ऑफ डीएनए कहते हैं, अगर मैंने उसको वायरस यानी बैक्टीरियोफेज से जोड़ दिया जो बैक्टीरिया के अंदर अपना मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, या मैंने उसको किसी प्लाज्मिड से जोड़ दिया जिसका 1 से 2, 15 से 100, उससे भी ज्यादा कॉपी किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर हो सकता है, और वो कॉपी और बढ़ा सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज. तो अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया किसी बैक्टीरियोफेज में, या मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया किसी प्लाज्मिड में, तो अब वो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी उतना ही रेप्लिका या उतना ही नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएगा जितना कि एक्चुअली में उस बैक्टीरियोफेज का या फिर उस प्लाज्मिड का कॉपी बनेगा. राइट, सो वेक्टर्स यूज्ड एज प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे help easy linking of the foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. तो हम कहने का मतलब है कि उस बैक्टीरियोफेज को या उस प्लाज्मिड को हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, है ना. हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जोड़ देंगे. अब वो बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया होस्ट के अंदर जाएगा, वहां पे अपनी कॉपीज बनाएगा. तो हम कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज और एक प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वेक्टर है, एक व्हीकल है जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को मेरे होस्ट में ट्रांसफर करे, ताकि फिर अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर होस्ट में क्या करे, अपना प्रोटीन बनाए. राइट, तो अभी आजकल जो वेक्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से इंजीनियर्ड है कि वो बहुत आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर लिंक कर ले, और तो और हमको ये पता भी चल जाए कि मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है अपने होस्ट में वो एक्चुअली में गया है या नहीं गया है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है ना. अब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने अपना जो है वेक्टर को एक जगह पे रख दिया, मैंने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके ले आया, और अब मैंने एक टेस्ट ट्यूब में एक पर्टिकुलर कोई भी चीज में मैंने अपने वेक्टर को डाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला, और मैंने डाला अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को. तो क्या पता, क्या कैसे पता चलेगा कि आखिर वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे वेक्टर में गया है कि नहीं गया है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा केसेस है कि चला जाता है, बहुत सारा ऐसा केसेस है कि नहीं भी जाता है. वो हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं. तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वेक्टर में जो कि वो चीख चीख के बताए कि देखो मेरे अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गई है या मेरे अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है. ठीक है, तो ये सारी फीचर्स जो है वो आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डाल सकते हैं ताकि वो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस वेक्टर के साथ अपना मल्टीपल कॉपीज अपने क्लोन्स बनाए. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए किसी भी एक वेक्टर में. जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वेक्टर के पास ओआरआई नहीं होगा तो क्या कभी भी वो खुद मल्टीप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. कोई भी क्रोमोसोम तभी खुद इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर सकता है जब उसके पास ओआरआई हो. तो अगर हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें जोड़ भी रहे हैं तभी जोड़ेंगे जब उस पर्टिकुलर चीज के पास ओआरआई होगा. राइट, सो ओआरआई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए जब भी व्हेन लिंक
to this sequence can be made to replicate within the host cell. हम किसी भी ऐसे डीएनए में जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दे, डायरेक्टली एकदम एग्जैक्टली सटा हुआ हो या इनडायरेक्टली मतलब थोड़े दूर पे हो, अगर वो लिंक हो गया किसी भी तरीके से, तो वो अब होस्ट सेल के अंदर वो वेक्टर भी रेप्लिकेट हो पाएगा और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट हो पाएगा. दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, क्योंकि सबका हर एक वेक्टर का अपना अपना एक फिक्स नंबर ऑफ कॉपीज है कि हाँ वो इस रेंज में अपनी कॉपीज जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है किसी भी होस्ट के अंदर, राइट. So if one wants to recover many copies of the target DNA or gene of interest, it should be cloned in a vector whose origin, yani origin of replication supports very high copy number, right? नेक्स्ट फीचर जो किसी भी वेक्टर या प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में होना चाहिए वो है सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि मेरे को पता भी तो चले कि मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश की अपने वेक्टर में वो एक्चुअली में गया या नहीं, यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं. सो रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं उसको बताने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा मार्कर होना चाहिए सिलेक्शन का कि मैं सेलेक्ट कर सकूं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, राइट. तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि मेरे वेक्टर में पहले से था, जो बता सके मुझे सिलेक्शन में हेल्प करे, उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को मैंने सेलेक्टेबल मार्कर नाम दिया, क्योंकि वो मुझे सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट्स की नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के झुंड में से. So in addition to origin of replication, a vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and yes, transformants and recombinants में थोड़ा सा अंतर है. जैसे मान लो कि मैंने एक होस्ट सेल यहाँ पे डाल दिया है और होस्ट सेल के चारों तरफ मैंने जो है रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो मुझे पता नहीं है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है नहीं, मैंने उसके बगल में डाल दिया है. तो अब होस्ट सेल उसको उठा पाया कि नहीं उठा पाया. अगर होस्ट सेल ने उसको उठा पाया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया, नहीं उठा पाएगा तो नॉन ट्रांसफॉर्म हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि होस्ट सेल ने पर्टिकुलर बाहर से कोई डीएनए उठाया भी है या नहीं उठाया, यानी कि होस्ट सेल अभी ट्रांसफॉर्मेंट बना है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, राइट. और दूसरी बात कि अगर उसने ट्रांसफॉर्म वो हो भी गया, उसने कुछ उठा भी लिया है, तो उसने क्या उठाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही उठा लिया, मतलब सिंपल वेक्टर ही उठा लिया है जिसमें अभी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा ही नहीं है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर. तो इन एडिशन टू ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अ वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग and eliminating the non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. एक्चुअली सेलेक्टेबल मार्कर से मेरे को दोनों चीज पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरा कि अगर ट्रांसफॉर्म हो भी गया है तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है. सो द सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मेंट्स एज वेल एज the recombinants out of non-transformants and non-recombinants, right. यहाँ पे इस लाइन में एनसीईआरटी ने खाली ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग के लाइंस में, नीचे तो लिख दिया है कि हाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट को भी अलग करता है. स्टार्टिंग में बस ये लिखा हुआ है कि वेक्टर के पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि मेरे पसंद का क्या है ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो बाहर से डीएनए को उठाए, वेक्टर को उठाए, ताकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उठा पाए. एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, मेरे लिए जरूरी क्या है ट्रांसफॉर्मेंट, तो उसका ग्रोथ होना चाहिए. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बाहर से कोई भी पीस ऑफ डीएनए किसी भी होस्ट में आ जाए. अब वो पीस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट भी हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर बाहर से उसने डीएनए उठाया तो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ है. now the genes encoding the resistant to antibiotic. अब जैसे मान लो ये एक मेरा वेक्टर का फोटो है, तो यहाँ पे आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दिख रहा है जो कि ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे बैक्टीरिया जो है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा. या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, आर फॉर रेजिस्टेंट जो ऊपर लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि अगर मैंने इस बैक्टीरिया को, जिसके पास ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, लेकिन मान लो कि किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला गया है, तो अगर उसमें ये प्लाज्मिड चला गया है तो अब उसको अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देके मारने की कोशिश की तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास एक ऐसा प्रोटीन बनाने का जीन आ चुका है जो कि टेट्रासाइक्लिन से उसको रेजिस्टेंस देगा, जो कि नेचुरली किसी भी बैक्टीरिया में नहीं होता, राइट. तो अगर मैंने ये वेक्टर उठा के डाल दिया है किसी और बैक्टीरिया में, यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई क्योंकि बाहर से उसने कोई डीएनए उठा के लिया है, तो मैं चेक कर सकती हूँ ऊपर से एंटीबायोटिक डाल के कि अगर वो किसी भी एंटीबायोटिक में नहीं मरा, इसका मतलब है कि वाह पक्की बात है कि इसमें वेक्टर चला गया, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, राइट. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर, इसमें पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम एंड नॉर्मली द जीन इनकोडिंग द रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन या क्लोरामफेनिकोल या टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन आर considered to be useful selectable marker for E. coli, क्योंकि E. coli में इन चारों एंटीबायोटिक के खिलाफ कभी भी नेचुरली रेजिस्टेंट था नहीं. तो मैंने अगर उसको
ऊपर से मैंने एंटीबायोटिक डाला, वो मर नहीं रहा, इसका मतलब है कि बाहर से उसने कोई ऐसा वेक्टर उठा लिया है, ऐसा डीएनए उठा लिया जिससे उसको रेजिस्टेंट मिल रहा है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेट हो चुका है। द नॉर्मल इकोलाइज सेल के पास कोई भी डज नॉट कैरी रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, ना ही कैनियामाइसिन, ना ही टेट्रासाइक्लिन, ना ही क्लोरामफेनिकल, ना ही एम्पिसिलिन, राइट। नाउ क्लोनिंग साइट, अब मेरे को इस वेक्टर में या किसी भी वेक्टर में मुझे बाहर से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना था, तो यानी कि पक्की बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे, या रिस्ट्रिक्शन कट जहाँ पे करे और वहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़े, ताकि वो मल्टीपल कॉपीज बनाए। तो जहां पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है वो उसका रेस्ट्रिक्शन साइट होता है या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, जो कि एक पैलिंड्रोम होता है जिसको मेरा पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये मेरा पैलिंड्रोम है, और फिर वहां पे जाके कट करेगा, वो उसका कटिंग साइट होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, राइट। तो एक रिकॉग्निशन साइट में, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में, एक पैलिंड्रोम के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होता है अपने अपने पसंदीदा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। जैसे आपको ये जो वेक्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आपको नाम दिख रहा होगा BAM-H1। सो व्हाट डू यू मीन बाय BAM-H1? BAM-H1 इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और अगर कोई पूछे कि नहीं बताओ इसका नाम, मतलब ये नाम क्यों पड़ा है, तो आप जानते हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम जिस भी बैक्टीरिया से वो पर्टिकुलर एंजाइम निकलता है और जिस भी लेबोरेटरी से जिस सीक्वेंस में निकलता है उसी पे उसका नाम देते हैं। तो BAM-H1 स्टैंड्स फॉर बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस, राइट। सो बैसिलस अमाइलो ये मतलब बैक्टीरिया का नाम है। तो इस बैक्टीरिया से उसके एच स्ट्रेन से एक लेबोरेटरी में पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला वो यहाँ के पैलिंड्रोम पे कट करता है टेट्रासाइक्लिन का। और ये एक्चुअली में एक ऐसा प्लाज्मिड है जो मैंने नहीं, मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया, साइंटिस्टों ने बनाया, राइट। नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे ही सेल वन, सेल वन मतलब क्या है, सेल वन है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस जो है उसके अंदर से जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम को देख के कट करे, उसका साइट मैंने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में यहाँ पे दे दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PBU2? देखिए, प्रोटेरस वल्गैरिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिससे सेकंड नंबर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला वो यहाँ पे कट करता है। और आरओपी मतलब ये जीन जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी ये जीन ऐसा प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करे, ठीक है। ये पिंक वाला जीन जो है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो टेट्रासाइक्लिन से उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके यहाँ पे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो इनडायरेक्टली वो ओआरआई से जुड़ा हुआ है, तो अब वो रेप्लिकेट करेगा, जितना ये प्लाज्मिड का कॉपी बनेगा उतना ही ज्यादा उस मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉपी बनेगा। पीएसटी वन का फुल फॉर्म है कि जैसे मान लीजिए कि हाँ एक बैक्टीरिया है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी, तो प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी के नाम से मैंने पीएसटी निकाला, शॉर्ट फॉर्म है ना। विडेंसिया मतलब उसका जो पी है उसके जीनस नाम से निकाला, और स्टुअर्टी उसके मैंने स्पेशीज नाम से निकाल दिया। PBU1, देखिए यहाँ पे PBU1 है और यहाँ पे PBU2 है। तो अब मैंने आपको बताया था प्रोटेरस वल्गैरिस है ना, तो उसी के नाम से ये रेस्ट्रिक्शन नाम निकला है। इको आर वन आप सब जानते हो, इकोलाई से आया है क्लावन जो है हमारा एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है कैरियोफेनोन लैक्टम, तो वहां से आया है। आपको हर बैक्टीरिया का नाम याद नहीं रखना है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये सब नाम क्यों बना है। और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हिंड 3 आया है, 3 क्योंकि वो थर्ड नंबर था जो रेस्ट्रिक्शन है वहां से निकला था। एंड द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाज हिंड 2, बट इट वाज आइसोलेटेड और कैरेक्टराइज्ड लेटर देन द हिंड 1, राइट। ओके, सो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, अगर मुझे एलियन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहीं पे भी लिंक करना है, लगाना है, तो वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, वेक्टर के पास किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोम होना चाहिए जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करे, पहचान सके। तो द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू एंड preferably single restriction recognition site, restriction site for the commonly used restriction enzyme। क्यों? क्योंकि अगर इसी restriction enzyme का यहाँ पे भी हो पैलिंड्रोम, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो 3 जगह कट कर देगा, तो फिर लिंक कहाँ करेंगे, तो फ्रेगमेंट बहुत सारा टुकड़ा टूट जाएगा इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का। तो आप देख सकते हो कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक से ज्यादा यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैंने कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो वो यहीं पे कट करे, या आपने ही एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम पे कट करे, 2-3 जगह एक प्लाज्मिड में कट ना करते, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। और ये लाइन आप समझ ही क्या होगे, ठीक है, राइट। द लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि कोई भी एलियन डीएनए को मैंने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि और भी बहुत जगह है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, पर मैंने यहाँ नहीं डाला क्योंकि मुझे चेक भी तो करना है कि रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं या नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं। तो वो मेरे को कोई ऐसे फीचर से चेक करना पड़ेगा ना जो बाहर से मुझे दिख सके, जैसे कि अगर मैंने हाँ ऊपर से एंटीबायोटिक डाला तो वो मरा कि नहीं मरा। अगर वो मर गया इसका मतलब है कि हाँ मैंने फॉरेन डीएनए टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे डाला था तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट अब हट चुका है, तो इसका मतलब है कि हाँ ये रिकॉम्बिनेशन इसकी हो चुकी है, राइट। तो इसलिए मैंने ओआरआई या
ORI में तो है ही नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन साइट, मैंने ROP में या ये वाले सीक्वेंस में कोई भी कट नहीं किया है रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन लाइन वहां पे डाला नहीं है। यानी कि मेरा पक्का मकसद ये है कि मुझे जब सिलेक्शन करना है रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेस्ट्रिक्शन साइट उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करना पड़ेगा जो कि किसी ना किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि ये आपका आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड फर्स्ट प्लाज्मिड है, राइट, जिसमें हमने क्या किया है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिया है। 2 क्यों दिया है इसका भी आपको जवाब मिलेगा। 8 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिससे मुझे ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं, और दूसरे से ये पता चलता है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है नहीं। आपको समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया बैम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में, ठीक है, ऑफ द वेक्टर PBR322। PBR322 का फुल फॉर्म है प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड, BR साइंटिस्ट के नेम पे है, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, और ये 322 नंबर का प्रोडक्ट था उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी का, इसलिए इसके नाम में ये वो है। चलिए ये सब कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि तुमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है उसके इस पर्टिकुलर साइट पे BAMH1 साइट पे किसी तुमने फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया, ठीक है, तो मैं तुमको पहले बताती हूँ कि तुम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करोगे। तो जैसे मान लो कि कोई बैक्टीरिया है इकोलाई, उसमें तो अभी कोई भी ऐसा जीन नहीं है कि हाँ वो बच सके टेट्रासाइक्लिन से, एम्पेसिलिन से। तो मान लो कि मैंने उस बैक्टीरिया को डाल दिया इस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया इस वेक्टर को उठाएगा। अगर उस बैक्टीरिया ने इस वेक्टर को उठा लिया तो अब उसमें एम्पेसिलिन डालने से या टेट्रासाइक्लिन डालने से वो नहीं मरेगा। लेकिन अगर उसने इसको नहीं उठाया तो वो कोई भी एक भी एंटीबायोटिक डालेगी तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, मैंने इकोलाई के बगल में इस वेक्टर को डाला और फिर मैंने इकोलाई के सैंपल्स बाहर निकाले। अगर मैंने ऐसे इकोलाई में ऊपर से दोनों एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला और बैक्टीरिया मर गया, तो इसका मतलब कि बैक्टीरिया ने वो वेक्टर उठाया नहीं था बाहर से, इसलिए उसमें उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं आया है, क्योंकि उसके पास वो जीन ही नहीं आया। इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। और जो बैक्टीरिया जिंदा रह गया वो ट्रांसफॉर्मेंट। अब चलो, वेरी नाइस, जो बैक्टीरिया जिंदा रह गया वो ट्रांसफॉर्मेंट था, ठीक है। अब मान लो कि मैंने उस बैक्टीरिया में ऐसा वेक्टर डालने की कोशिश की जिसे मैंने टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो इसका मतलब है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो अब वो बैक्टीरिया शो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे बैक्टीरिया में अब टेट्रासाइक्लिन ऊपर से डालने की कोशिश करूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन के BAMH1 साइड पे एक अलग जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उस बैक्टीरिया पे अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डालने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्राइंग टू टेल मी कि हाँ, मैं रिकॉम्बिनेशन मेरी हो चुकी है, मैं अब टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ जो है रेजिस्टेंट नहीं शो कर पा रहा हूँ। सो द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज नाउ ट्राइंग टू टेल मी कि आई एम रिकॉम्बिनेंट या आई एम नॉन रिकॉम्बिनेंट। बट अगर मुझे बस इतना चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वेक्टर गया है कि नहीं, तो मैं एम्पिसिलिन ऊपर से डालने की कोशिश करूंगी। अगर एम्पिसिलिन डालने पे वो बच गया तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन मतलब टेट्रासाइक्लिन में तो आ चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अभी उसने एम्पिसिलिन के खिलाफ तो रेजिस्टेंट जीन तो उसके में आ चुका है, तो एम्पिसिलिन से वो नहीं मरेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्राइंग टू टेल मी कि आई एम ट्रांसफॉर्मेंट एंड आई एम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्राइंग टू टेल मी कि आई एम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और आई एम नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। फिर से सुनिए, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ये वेक्टर गया ही नहीं है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। वो मैं कैसे चेक करूंगी, एम्पिसिलिन डाल के चेक करूंगी। एम्पिसिलिन डालने पे अगर वो मर जा रहा है इसका मतलब कि उसमें वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन अगर एम्पिसिलिन डालने पे वो बच रहा है इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स के केस में मैं ऊपर से जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट मिल गया उसके मैं ऊपर से मैं टेट्रासाइक्लिन डालने की कोशिश करूंगी। अगर टेट्रासाइक्लिन डालने में वो बच गया इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है पर उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है, यानी उसने ऐसा वेक्टर नहीं उठाया है जिसमें BAMH1 साइड पे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर उसमें मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला और वो मर गया, इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कॉलोनी was having the ampicillin resistant gene but not tetracycline resistant gene, means it was a transformant but recombinant as well. Okay, so अगर कोई ये एनसीईआरटी के यहाँ पे लाइन है कि वन एंटीबायोटिक जीन helps in selecting the transformant, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये, एम्पिसिलिन की, and the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion and helps in selection of recombinant। तो यहाँ पे बात कर रहा है टेट्रासाइक्लिन की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे थे
For example, if you ligate a foreign DNA at the Bramach1 sign of tetracycline resistant gene in the PBR322, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA, but can still be selected out from the non-recombinants by plating the transformants on the tetracycline containing medium. ठीक है, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो जी जाएंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मीडियम पे, और जो एक्चुअली में हमारे लिए जरूरी थे यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट वो बेचारे मर जाएंगे. The transformant growing on the ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow on ampicillin but not on the tetracycline medium. ठीक है, but the non-recombinants will grow on both the medium, right? क्योंकि उनके पास दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है. इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्शन द ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि एम्पिसिलिन, एंड अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट यानी कि टेट्रासाइक्लिन. ओके, selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is cumbersome process because it requires a simultaneous plating on the two plates having different एंटीबायोटिक्स. हाँ, अगर दोनों एंटीबायोटिक अलग अलग प्लेट पे है, ओब्वियसली एक में तो रख नहीं सकते हैं, तो अचानक से उठा के इसमें डालो उसमें डालो, काफी ये मतलब हेक्टिक प्रोसेस है. देयरफॉर एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर को हमने डेवलप किया विच डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोड्यूस अ कलर. देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक अलग से प्लाज्मिड बनाया गया जिसका नाम था PUC8. उसका फुल फॉर्म था प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, इसलिए PUC, और 8वां नंबर था वो, उस पर्टिकुलर जहां भी बना था वहां पे 8वां नंबर वो बना था. ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था. तो इसमें हमने क्या किया, इसको बनाने से मेरे को फायदा ये हुआ कि मेरे को दो अलग अलग बार उठा के अलग अलग प्लेट पे इसको डालना नहीं पड़ा. एक ही प्लेट पे डालने से मुझे पता चल जा रहा था कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है. देखिए, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए. तो ठीक है, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था PUC8 के पास, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह मैंने वहां पे एक लैक जेड जीन डाला था. आपने अगर लैक ओपेरन पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि लैक जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए इनकोड करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अपना सबस्ट्रेट, उसका सबस्ट्रेट है एक्सगेल. एक्सगेल नाम का एक सबस्ट्रेट है. चलिए, कोई भी सबस्ट्रेट है, आपको सबस्ट्रेट का नाम याद नहीं रखना है. मान लो एक सबस्ट्रेट है और वो सबस्ट्रेट अगर आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को मिल गया तो इसका मतलब है कि अब उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके वो पर्टिकुलर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ब्लू कलर देगा. ठीक है, तो अब हुआ क्या, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह मैंने एक लैक जेड जीन डाल दिया, और उस लैक जेड जीन में ही मेरा रिकॉग्निशन साइट था, वहीं पे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला. तो अगर मैंने वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया यानी कि अब लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को इनकोड कर नहीं सकता है, यानी कि अब ब्लू कलर आएगा नहीं अगर मैंने उसका सबस्ट्रेट जो है वहां पे डाल दिया फिर भी, राइट. तो अब क्या किया मैंने, अब मैंने एक ऐसा प्लेट लिया जिसमें मैंने एम्पिसिलिन डाल दिया, और मैंने साथ ही साथ एक्स गैल जिसको कन्वर्ट करके ब्लू कलर आएगा वो भी डाल दिया, दोनों डाल दिया. अब हुआ क्या कि जो ट्रांसफॉर्मेंट थे वो क्या करेंगे, वो एम्पिसिलिन में जिंदा रह जाएंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे वो एम्पिसिलिन में मर जाएंगे. ठीक है, तो मर जाएंगे, मेरे को पता चलेगा कि हाँ जो मर गया वो तो मेरे काम का नहीं था, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी हुआ था. अब मेरे पास क्या था, अब मेरे को सेलेक्ट करना था कि मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है अपने लैक जेड जीन में वो गया है कि नहीं गया है. तो अगर मेरे को ब्लू कलर कॉलोनी, ब्लू कलर प्रोड्यूस होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब है कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेंट तो था पर रिकॉम्बिनेंट नहीं था, क्योंकि अभी भी ये अपने सबस्ट्रेट के लिए ब्लू कलर दे रहा है, यानी कि अभी भी इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया नहीं. लेकिन अगर वो ब्लू कलर देना बंद कर दिया तो वही मेरा पसंद का चीज था, अब मेरे को दो बार प्लेट करना नहीं पड़ा अलग अलग जगह पे, मतलब एक ही प्लेट में मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक भी डाल दिया था और मेरा एक्सगल जो कि मेरा सबस्ट्रेट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को वो भी डाल दिया था, राइट. तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर मेरे को क्यों प्रोड्यूस करना पड़ा. यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर बनाया गया. वो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, पहले बताओ. सेलेक्टेबल मार्कर कोई भी जीन होता है तो बोलेगा कि कौन सा जीन, तुम बोलोगे एक ऐसा जीन जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को इनकोड करे, और उसका नाम है लैक जेड जीन. आप जानते हो लैक ओपेरॉन में XYZ ऐसे करके कुछ है ना, या XY ऐसे करके कुछ जीन है, बॉटनी में पढ़ना है आपको. तो उसमें जो Z वाला पार्ट है वो इनकोड करता है फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, राइट, which differentiate the recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. कोई पूछे सबस्ट्रेट क्या यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि वहाँ पे एक्सगल नाम का एक सबस्ट्रेट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्लू कलर वाली चीज में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. एंड इन दिस recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना. यहाँ पे कोई पूछे कि जो अल्टरनेटिव जीन आपने यूज किया, अल्टरनेटिव प्लाज्मिड यूज किया, उसमें कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गायब किया, तो आप बोलोगे कि टेट्रासाइक्लिन को गायब करके
करके वहां पे लैक जेडजिन डाल दिया गया है, उसी में रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, राइट। दिस रिजल्ट्स इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। तो अगर मैंने लैक जेडजिन में कोई एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो अब लैक जेडजिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड कर ही नहीं पाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हिच इज रिफर्ड टू एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि ऊपर में टेट्रासाइक्लिन का भी हुआ था PBr322 में। एंड द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स गिव ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। तो अगर एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो अब वो ब्लू कलर का कॉलोनी दे देगा, लेकिन अगर वो रिकॉम्बिनेंट है मतलब उसमें प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड दीज आर आइडेंटिफाइड टू एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो हमको बिना अलग अलग प्लेट पे डाले हुए पता चल गया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो कोई पूछे कि PBr322 में कौन सा जीन है जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करता था, तो आप बोलोगे एम्पिसिलिन। कोई पूछे कि अगर वही PUC8 प्लाज्मिड में कौन था जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करता था, तो आप बोलोगे वही वाला जीन, दैट इज द एम्पिसिलिन। लेकिन अगर कोई बोले कि PBr322 में कौन सा जीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करा था, तो आप बोलोगे टेट्रासाइक्लिन। लेकिन अगर PUC8 में पूछे तो आप बोलोगे लैक्जेड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ये बहुत अच्छा था, ये अच्छे से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग द जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम देखते हैं कि हमें तो बैक्टीरिया में देख लिया कि बैक्टीरिया में अगर मेरे को कोई चीज डालना हो तो उसके लिए वेक्टर में या तो बैक्टीरियोफेज को यूज करूँ या प्लाज्मिड को यूज करूँ। लेकिन अगर मुझको एनिमल या प्लांट सेल में कोई पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो मेरे को वेक्टर क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो प्लांट को या एनिमल को इन्फेक्ट करे। जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला था बैक्टीरियोफेज, तो मैंने उसी को लिया था, तो प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले को मैं लूंगी यहाँ पे। देखिए, यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्नड द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस व्हिच हैव नोन फॉर ages how to deliver the genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. For example, Agrobacterium tumefaciens एक पैथोजन है डाइकोट प्लांट का। वो क्या करता है, वो अपना जो है प्लाज्मिड, उसका एक होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऐसा गोल सा है। इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में एक्चुअली होता क्या है, एक छोटा सा पार्ट है उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का, जो मैं यहाँ पे आपको ग्रीन से दिखाती हूँ, जिसको वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, प्लांट में। तो इतने पर्टिकुलर छोटे वाले पार्ट ऑफ डीएनए जो ग्रीन से है, इसको हम बोलेंगे TDNA, जो ट्रांसफर हो सकता है, राइट। ठीक है, और पूरे के पूरे प्लाज्मिड को हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्योंकि प्लाज्मिड अगर गया तो यहाँ से TDNA कट के जाके बैक्टीरिया सॉरी प्लांट के डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और फिर वहां पे वो TDNA ट्रांसफर डीएनए एक ट्यूमर इंड्यूस करता है, और ट्यूमर बन गया तो फिर वो जो केमिकल चाहता है वो बैक्टीरिया वो केमिकल उसे प्रोड्यूस करवाता है, राइट। तो देखिए होता क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस नाम है एक बैक्टीरिया का, एक पैथोजन है अलग अलग डाइकोट प्लांट का, बहुत सारे डाइकोट प्लांट का, जो एबल है विच इज एबल टू deliver a piece of DNA which is known as the transfer DNA or tDNA to transform the normal plant cell into a tumor cell and then tell these tumor cells to produce a chemicals which is required by the pathogen। ठीक है, सिमिलरली द रेट्रोवायरस, अगर एनिमल्स की बात करें, प्लांट में तो हमने जान लिया कौन इन्फेक्शन काउज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस बैक्टीरिया। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में रेट्रोवायरस जो है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर दे। रेट्रोवायरस के जो नॉर्मल मतलब उनका जो जीनोम होता है वो RNA का बना होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या करते हैं, DNA बनाते हैं और हमारे सेल्स में कैंसर काउज करते हैं। A better understanding of the art of delivering genes by pathogen in eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering the gene of interest to human। तो अगर हम क्या काम करें, हम अपने पैथोजेंस के जो है डीएनए को कट करते, जो भी पार्ट हमारे लिए हार्मफुल था उनके डीएनए का, और वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे जो भी हमको अपने बॉडी में देखना है, तो क्या होगा, हमको वो इन्फेक्ट तो करेगा ही, उसको लगे कि मैंने इसको इन्फेक्ट किया अपने लिए, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे में आएगा, मैं जो चाहती हूँ वो मेरे साथ होगा। The tumor-induced plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plant, क्योंकि मैंने उसका tDNA ट्रांसफर डीएनए को हटा के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, but it is still able to use the mechanism to deliver the gene of interest into a variety of plants। Similarly, the retrovirus, पुराने वाले वायरस, have also been disarmed, उनको भी मैंने डिसआर्म कर दिया है, और अब मैं उनको यूज करती हूँ अपने डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में डालने के लिए। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transferred into bacterial, plant or animal host which where it multiplies। क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस का TDNA सीधे जाके प्लांट के क्रोमोसोम में अपने आप इनकॉर्पोरेट होता था, तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ गया, तो वो अपना मल्टीपल कॉपीज बना पाता था। रेट्रोवायरस में ये काम करता था, सीधे हमारे
डीएनए को कट करके अपना पर्टिकुलर सेगमेंट जोड़ देता था और फिर लाइगेज की हेल्प से, है ना, और फिर क्या करता था, अपना प्रोटीन बनाता था। तो हमने क्या किया, उनके जो पैथोजेनिक चीज है उसको कट करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अभी भी वो इन्फेक्ट तो करते हैं, पर अब वो इन्फेक्शन एक्चुअली में कोई हार्मफुल इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, जो हमारे लिए सही है वही करता है। आई होप आपको एनसीईआरटी से ये बहुत टफ था, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्चुअली ये वाली जो पार्ट थी, ये आपको क्लोनिंग साइड ठीक से समझाई भी नहीं है कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। POC8 का नाम भी नहीं लिया इन्होंने, खाली एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जीन बता दिया है। ना प्लाज्मिड का बारे में बताया कि नया प्लाज्मिड ले रहे हैं, ना ये बताया है कि नया एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन ले रहे हैं, उसका नाम क्या है। तो आई होप आपको ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाले टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो बायोटेक में बच गया, जैसे कंपीटेंट होस्ट एंड या फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इल्यूशन हो गया है ना, ठीक है, कैसे हम तोड़ते हैं, कैसे हम उसको बाहर निकालते हैं। PCR को भी हमें डिस्कस करना है। ओके, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर दैट you hit the like button and subscribe to my channel.